महिला ने राजीव गांधी को माला पहनाने के जस्ट बाद बटन दबाकर ऐसा खतरनाक बम ब्लास्ट किया कि देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ साथ आसपास के 15 लोगों की भी हत्या हो गई। असल में हुआ ये था कि राजीव गांधी की हत्या से 6 घंटे पहले यानी 4 बजे श्रीलंका में लोकेटेड जो इंडियन एम्बेसी थी उसमें एक अननोन कॉल आया और कॉल करने वाले ने पूछा कि क्या राजीव गांधी अभी भी जिंदा हैं। हालांकि राजीव गांधी जिंदा भी थे और आने वाले इलेक्शन के लिए देश भर में रैलियां भी कर रहे थे। इस अननोन कॉल के 2 घंटे बाद यानी शाम को 6 बजे राजीव गांधी विशाखापट्टनम की एक इलेक्शन रैली से फ्री होकर एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे ताकि चेन्नई के पास श्री पेरम्बदूर में होने वाली एक और रैली को अटेंड कर सकें। अब जैसे ही राजीव गांधी विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पर पहुंचे तो पायलट ने उन्हें बताया कि वो अभी फ्लाई नहीं कर सकते क्योंकि एयरप्लेन के कम्युनिकेशन डिवाइस में कुछ खराबी है। जितनी देर कम्युनिकेशन डिवाइस सही किया जा रहा था उतनी देर राजीव गांधी वहीं एयरप्लेन के पास बैठे रहे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बहुत ज्यादा लगने लगा वैसे ही राजीव गांधी वहां से चल पड़े। आज अटैक वाले दिन यानी 21 मई 1991 को राजीव गांधी ने ये डिसाइड किया कि वो विशाखापट्टनम में ही सरकारी गेस्ट हाउस में रुकेंगे। अपनी टीम के साथ राजीव गांधी का काफिला कुछ ही दूरी तय कर पाया था कि तभी एक पुलिस ऑफिसर बाइक से राजीव गांधी की कार का पीछा करने लगता है। थोड़ी ही देर में उसने राजीव गांधी की कार को रुकवाकर उनको बताया कि एयरप्लेन ठीक हो गया है, अगर आप चेन्नई जाना चाहते हैं तो एयरप्लेन आपका वेट कर रहा है। ये सुनते ही राजीव गांधी ने तुरंत यू टर्न लेकर अपनी कार को इतनी तेजी से दौड़ाया कि उनकी टीम पीछे ही रह गई और बताया जाता है कि वो हवाई जहाज में बैठकर चेन्नई के लिए रवाना। नहीं पता उनको बता दूं कि राजीव गांधी ड्राइविंग और फ्लाइंग को लेकर काफी पैशनेट थे। सोर्सेस हैं कि वो अपनी गाड़ी खुद ही चलाते थे और इतनी ज्यादा स्पीड से भगाते थे कि कई बार उनकी सिक्योरिटी टीम तक पीछे रह जाती थी। कहीं जाते थे तो एयरप्लेन भी खुद ही उड़ा लिया करते थे। असल में राजीव गांधी एक ट्रेंड पायलट थे जिन्होंने साल 1970 में इंडियन एयरलाइंस में 5,000 रुपए पर मंथ सैलरी पर जॉब भी की थी और वो मोस्टली दिल्ली जयपुर रूट पर फ्लाई किया करते थे। खैर शाम 8:20 पर राजीव गांधी चेन्नई एयरपोर्ट पर लैंड कर जाते हैं और कांग्रेस वर्कर्स वहां पर उनका बढ़िया वेलकम करते हैं। इन सभी वर्कर्स में से बस एक इस लेडी को याद रखना, इनका नाम मरागतम चंद्रशेखर था। ये कांग्रेस पार्टी से थी, ये फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी और इस रैली में राजीव गांधी को इन्होंने ही होस्ट किया था। इसके बाद एम्बेसडर कार से राजीव गांधी मरागतम के साथ उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी श्री पेरम्बदूर में एक इलेक्शन रैली को एड्रेस करने के लिए निकल जाते हैं। अभी चेन्नई एयरपोर्ट से राजीव गांधी का काफिला निकला है जो कि यहाँ से लगभग 33 किलोमीटर दूर श्री पेरम्बदूर के इस ग्राउंड तक आना है। हाँ, वही इलेक्शन रैली ग्राउंड जिसमें राजीव गांधी की एक सुसाइड बॉम्बर के द्वारा हत्या होने वाली है। राजीव गांधी के इस ग्राउंड में पहुंचने से पहले चलो हम इस ग्राउंड के लेआउट को समझने के साथ ही ये भी देख लेते हैं कि राजीव गांधी कहां से होकर जाने वाले थे और क्या क्या करने वाले थे। ये वो पूरा ग्राउंड है जहां इलेक्शन रैली ऑर्गेनाइज्ड की गई है। इस ग्राउंड में यहाँ पर वो स्टेज है जहां से खड़े होकर राजीव गांधी लोगों को संबोधित करेंगे। स्टेज तक चलकर आने के लिए बीच में ये रेड कारपेट एरिया है। स्टेज के पास ही रेड कारपेट एरिया के इस तरफ ये लेडीज सेक्शन है और स्टेज से कुछ दूरी पर रेड कारपेट एरिया के अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर ये वो सेक्शन है जहाँ राजीव गांधी के स्वागत के लिए लोग खड़े होने वाले हैं। इस स्टेज के बिल्कुल सामने 100 मीटर की दूरी पर ये राजीव गांधी की मां यानी इंदिरा गांधी की ये बड़ी कार्डबोर्ड वाली मूर्ति है। ओवरऑल इस प्रोग्राम की प्लानिंग कुछ इस तरीके से की गई है कि जब राजीव गांधी यहाँ पहुंचेंगे तब सबसे पहले वो इंदिरा गांधी की मूर्ति को माला पहनाएंगे। उसके बाद इस बैम्बूज की बैरिकेडिंग के बीच मौजूद इस रेड कारपेट एरिया में उनका वेलकम किया जाएगा। आफ्टर दिस वो सीधा मंच पर जाकर भीड़ को एड्रेस करेंगे। असिस्टेंट था जिसका नाम था एजे डॉस और इस इलेक्शन रैली के पूरे अरेंजमेंट और प्लानिंग की जिम्मेदारी एजे डॉस की ही थी। अब डॉस की प्लानिंग के अकॉर्डिंग यहाँ रेड कारपेट एरिया के पास टोटल 21 लोग राजीव का वेलकम करेंगे, जिसमें से ये 3 लोग माला पहनाएंगे और ये 18 कांग्रेस कार्यकर्ता और पत्रकार राजीव से मिलेंगे। इस एरिया में रहकर एक्स पीएम राजीव गांधी से मिलने की परमिशन दे दी जाती है। यहाँ आपको बता दूं कि इस बच्चे का नाम कोकिला है जो कि आज राजीव गांधी को एक कविता सुनाएगी। इस बात पर भी ध्यान दो कि उस दिन चेन्नई में राजीव गांधी के लिए सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स काफी अच्छे थे क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि एक्स पीएम उस ड्यूरेशन में कई टेररिस्ट ग्रुप्स के अभी रात के 9:30 बज रहे हैं। राजीव गांधी को देखने के लिए यहाँ भारी भीड़ जमा हो चुकी है और सभी उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ऐसे 3 लेडीज हैं और 2 जेंट्स हैं। दोनों जेंट्स यानी कि ये शिवराजन और हरि बाबू पत्रकारों के भेष में इस वेलकम सेक्शन एरिया में खड़े हुए हैं। तीनों की तीनों लेडीज यानी नलिनी, धनु और सुभा यहाँ वेलकम सेक्शन एरिया के साइड में खड़ी हुई है। इन तीनों में से नलिनी तो इस साजिश में सिर्फ एक हेल्पर है। दिक्कत वाली बात थी इन दोनों की। ये दोनों धनु और सुभा सुसाइड बॉम्बर्स हैं। इन्होंने अपने कपड़ों के नीचे बॉम्ब जैकेट पहनी हुई है जो इन बटन्स की मदद से ब्लास्ट होने वाली है। अब धनु और लोग ही हैं जो राजीव गांधी के बिल्कुल पास जा सकेंगे। कोशिशों के बावजूद शिवराजन और हरि बाबू इनका नाम राजीव गांधी के स्वागत करने वालों की लिस्ट में नहीं जुड़वा पाते हैं। इससे ये सुभा और नलिनी स्टेज के सामने बने इस लेडीज सेक्शन में जाकर बैठ जाती हैं। पर धनु अचानक से यहाँ काफी ज्यादा लोग एक साथ आकर डॉस से जिद करते हैं कि उनका नाम भी इस लिस्ट में ऐड करो ताकि वो भी राजीव गांधी से मिल सके। इससे यहाँ रेड कारपेट एरिया के आसपास अचानक अफरा तफरी सी मच जाती है। इस वेलकम सेक्शन को भी आगे इस वीडियो में रेड कारपेट एरिया से रेफर किया गया है। इस मौके का फायदा उठाकर धनु जल्दी से इन माँ बेटी के पीछे आकर खड़ी हो जाती है। हालांकि
हालांकि पुलिस इस भीड़ को यहाँ से हटाती है, लेकिन धनु पर अब भी किसी का कोई शक नहीं होता। ये यहीं रेड कार्पेट एरिया में खड़ी रहती है। इसी बीच जल्दी से डॉस स्टेज की ओर दौड़ता है और स्टेज पर पहुंचकर माइक से अनाउंस करता है कि राजीव गांधी यहाँ पहुंचने वाले हैं। तभी राजीव गांधी के काफिले की ग्राउंड में एंट्री होती है। अब राजीव गांधी ने इंदिरा गांधी की स्टैच्यू पर माला पहनाई और मंच की ओर आने लगते हैं। जब राजीव रेड कार्पेट एरिया में पहुंचे तो इन लोगों ने इन्हें चादर उड़ाकर इनका स्वागत किया। मरागथम ने राजीव से पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं को भी मिलवाया। अब आदमियों से मुलाकात के बाद राजीव इन 3 लेडीज से मिलने के लिए आगे बढ़े। इनमें से इस बच्ची यानी कोकिला ने राजीव गांधी को कविता सुनाई। तभी यहाँ लोगों की भारी भीड़ पुलिस के सुरक्षा घेरे को तोड़कर राजीव गांधी से मिलने आ जाती है। इससे राजीव गांधी को एक सिक्योरिटी ऑफिसर यहाँ से जल्दी निकालने की कोशिश करता है, लेकिन राजीव गांधी ने तमिल लोगों को देखकर उनके बीच रहने का और उनसे मिलने का ही फैसला किया। इस धक्का मुक्की में सुसाइड बॉम्बर धनु काफी पीछे चली जाती है। अब धनु एग्रेसिवली राजीव गांधी तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सब इंस्पेक्टर अनुसुईया धनु का हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ने से रोक लेती है। अब राजीव गांधी ये देखकर सब इंस्पेक्टर अनुसुईया को इशारा करते हैं कि धनु को आने दो। अगले ही पल राजीव गांधी की मौत यानी कि धनु उनके सामने खड़ी थी। अब धनु राजीव गांधी को चंदन की माला पहनाती है और उनके पैर छूने के लिए झुकती है। नीचे झुकते वक्त धनु अपने बॉम्ब जैकेट के सबसे पहले तो पीछे वाले बटन को दबाती है और फिर आगे वाले बटन को दबाती है, और तभी एक जोरदार धमाका होता है जिससे यहाँ की धरती ही हिल जाती है। इस विस्फोट के बाद चारों ओर आग और धुआं फैल जाता है। इससे ग्राउंड में हाहाकार और लास्ट में कोकिला की मां, मरागथम, धनु, पुलिसकर्मी और सुरक्षा अधिकारियों के साथ राजीव गांधी के शरीर के टुकड़े बिखरे पड़े थे। यहाँ 15 लोग मारे जा चुके थे और 40 से ज्यादा लोग सीरियसली इंजर्ड थे। वहीं इस हरी बाबू के कैमरा में लास्ट के कुछ पलों की ये 10 पिक्चर 3D एनिमेशन की मदद से इस असैसिनेशन की पूरी प्लानिंग को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और ये भी देखेंगे कि इंडियन एम्बेसी में उस शाम 4 बजे जो कॉल